तो रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए इंडिया और नेपाल ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट साइन किया है 29 अक्टूबर 2025 को, जिसमें कहा गया है कि नए हाई कैपेसिटी के क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइंस को डेवलप करेंगे इंडिया और नेपाल मिलकर के। तो ये जो दो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, कितने पावर की हैं, क्या इसमें खासियत है पहले की लाइन की तुलना में, और इसका क्या सिग्निफिकेंस पड़ेगा और क्यों इंडिया इस तरह के जो डील्स है वो साइन करे, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करें हम इस ट्रांसमिशन लाइन की, तो ये 400 केवी की डबल सर्किट क्वाड मूव ट्रांसमिशन लाइन्स होने वाली हैं, मतलब दोनों ही 400 केवी की ये सर्किट्स होंगी। ये पहली जो कह सकते हैं, पहली और दूसरी का मतलब ऐसा नहीं कोई यहाँ पे टाइम का है, दो है। एक तो है इनारुआ नेपाल से न्यू पूर्णिया के बीच में, और दूसरा है लिमकी दोदुधारा नेपाल से बरेली के बीच में। तो ये दो लाइन से, इनके नाम याद रखिएगा, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं नाम से ही। और यहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके किसके बीच में हुआ है, तो इंडिया की तरफ से पावर ग्रिड जो कि एक महारत्ना सीपीएसई है, और नेपाल की तरफ से नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एनईए, इसकी तरफ से जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब यहाँ पे जब ये ट्रांसमिशन लाइंस को बनाया जाएगा तो उसके लिए दो नए ज्वाइंट वेंचर एंटिटीज भी बनाए जाएंगे, और एक होगा इसमें इंडिया की तरफ से और एक होगा इसमें नेपाल की तरफ से। और यहाँ पे अगर बात करें जो नेपाल की तरफ से ज्वाइंट वेंचर एंटिटी होगा, उसमें जो एनईए है उसका जो कह सकते हैं मेजॉरिटी स्टेक होगा 51% का, और पावर ग्रिड का उसमें 49% का स्टेक होगा। और इसका काम होगा कि नेपाल की तरफ जो भी डेवलपमेंट का काम करना है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो सारा कुछ ये करेगी। वहीं इंडिया की तरफ से जो पावर ग्रिड है वो 51% होल्ड करेगा, जो इंडिया की जॉइंट वेंचर होगी, और एनईए का 49% होगा, और इंडिया की तरफ जो भी डेवलपमेंट का काम है वो इंडिया की एंटिटी होल्ड करेगी। और यहाँ पे अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो आपको पता है कि एक लार्ज स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो इसमें डेट इक्विटी रेशियो 80-20 वाला जो कह सकते हैं एक कॉमन एक फॉर्मूला जो होता है उसी को लेकर के चला जा रहा है कि इसमें 80% डेट होगा और 20% इसमें इक्विटी होगी, क्योंकि इक्विटी आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, लंबे समय तक चलने वाले ये प्रोजेक्ट होते हैं, तो डेट इसमें लिया जाता है। और अगर हम बात करें कि इस लाइन में क्या खास बात है, तो इसमें हाई कैपेसिटी के क्वाड मूव कंडक्टर्स लगाए जा रहे हैं। मतलब कि ये जो कंडक्टर्स हैं, अगर हम स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात करें तो उनसे जो ट्रांसफर हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली लार्जर अमाउंट करेंगे पावर का। मतलब अगर स्टैंडर्ड कंडक्टर लगाएं उतना नहीं कर सकते जितना है क्वाड मूव वाले। क्वाड का मतलब आप समझिए 4 होता है, मतलब इसमें एक कंडक्टर बनाने के लिए 4 ऐसे सम कंडक्टर लगे रहते हैं। ये स्टील और एल्युमिनियम के बने होते हैं, जिसमें स्टील कोर होता है, ताकि जो लंबे ऐसे ट्रांसमिशन लाइन्स है ना, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाता है। वहीं पे अगर हम इस कॉरिडोर की बात करें तो ऐसा नहीं कि केवल पहला कोई ऐसा कॉरिडोर बनने जा रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में, बहुत सारे अभी कुछ बन चुके हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसे कॉरिडोर बन रहे हैं। और जो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये जो 400 केवी का धालकेवार मुजफ्फरपुर का पावर ट्रांसमिशन लाइन्स है, जो सबसे कह सकते हैं बड़ी है, डोमिनेटेड है, उसको ये ऑगमेंट करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे दो लाइन होगी, दोनों 400 की होने वाली हैं। और यहाँ पर जो एक जो सिंगल लाइन है वो 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज को हैंडल कर सकती है। तो दो लाइन है तो समझिए 2000 मेगावाट को ये हैंडल कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर वगैरह है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इंडिया और नेपाल दोनों को ही इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल नेपाल से हम बिजली इंपोर्ट करेंगे। जब नेपाल का ड्राई सीजन होगा, क्योंकि नेपाल में ज़्यादातर जो हाइड्रो पावर है ना उससे जो बिजली बनती है, वहाँ पे अगर ड्राई सीजन होगा तो इंडिया से नेपाल में भी बिजली एक्सपोर्ट करी जाएगी। तो ये दोनों देशों के लिए होने वाला है। वहाँ पर जब सरप्लस बिजली बन रही है, नेपाल में लगभग 40,000 मेगावाट बिजली बनती है, जितनी खपत नहीं है नेपाल में, तो वहाँ की सरप्लस इंडिया में आएगी, क्योंकि इंडिया में तो बिजली की बहुत ज़्यादा खपत है। और जब नेपाल में ऐसी दिक्कत आए कि यहाँ ड्राई सीजन हो, हाइड्रो पावर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो इंडिया से वो एक्सपोर्ट भी करी जाएगी बिजली। तो दोनों के लिए फायदेमंद सौदा ये होने वाला है। सबसे पहली बात यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में इतनी सारी ट्रेड डील या कह सकते हैं पावर ट्रेड डील क्यों हो रही है। तो इंडिया और नेपाल ने जनवरी 2024 में एक लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत और नेपाल के बीच में 10,000 मेगावाट का जो कह सकते हैं इंपोर्ट होगा बिजली का, या
इलेक्ट्रिसिटी का 10,000 मेगावाट। कब? अगले 10 सालों में। तो इंडिया ये कमिट किया है कि नेपाल से हम खरीदेंगे कितना? 10,000 मेगावाट की बिजली आने वाले 10 सालों में। तो उसी के लिए इस तरह के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही की होता है इस तरह के जो कह सकते हैं कि पावर ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं उसके लिए। तो और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में जो वास्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल्स हैं वहाँ पे पानी के द्वारा बिजली बहुत ज़्यादा बनती है, और इस वजह से वहाँ पे जब एक्सेस बन रही है, सरप्लस बन रही है, तो उसको इंडिया में भेजा जाएगा। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और आने वाले समय में समझिए कि डिमांड और भी ज़्यादा होगी जब इंडिया में एआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किक इन करेंगे। अभी तो एआई के प्रोजेक्ट्स उतने नहीं हैं। जब इंडिया अपने एआई प्रोजेक्ट्स लाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेट करेगी। तो हमको इस तरह के जो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो चाहिए ही होंगे। और दूसरी बात यहाँ पे एक और समझ लीजिए कि इंडिया के लिए क्लीन एनर्जी का सोर्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की तो 400 केवी का एक बुटवाल गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन है जो कि वर्तमान समय में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मैंने आपको कहा बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे पहले से काम भी कर रहे हैं। तो उसी के तहत हम ये कहेंगे कि ब्रॉडर जो प्लान है इंडिया और नेपाल का, उसी का पार्ट अब ये जो दो नया यहाँ पे साइन हुआ है पावर ट्रांसमिशन लाइन की ट्रेड डील, ये भी आती है। अगर हम बात करें इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा इंडिया के लिए और नेपाल के लिए, सबसे पहले नेपाल के लिए तो ये इकोनॉमिक बूस्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि नेपाल में जो सरप्लस बिजली बन रही है वो इंडिया को मिलेगी तो इंडिया पैसा पे करेगा, तो उसको इकोनॉमिक बूस्ट होगा। दूसरी बात, जब इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आता है साथ में, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन लाइन एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को खरीदना पड़ेगा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होंगे, चाहे वो इंडिया की एंटिटी कर रही हो, नेपाल की एंटिटी कर रही हो, उसके लिए जो कह सकते हैं कि बहुत सारे नए रोजगार उत्पन्न होंगे। तो वो सारी चीजें नेपाल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा करेंगे। और तीसरी बात है एनर्जी सिक्योरिटी की, कि आपको पता है कि नेपाल में बहुत ज्यादा हाइड्रो पावर से बिजली बनती है, लेकिन जब सरप्लस बन रही है तो वो इंडिया को बेच रहे हैं, और जब नेपाल में ड्राई सीजन हो तब वो इंडिया से खरीद भी पाएंगे। तो मतलब जब वो बिजली बना रहे हैं, जब सरप्लस है, तब भी उनकी डिमांड पूरी हो रही होगी, और जब वो बिजली नहीं बना रहे होंगे उस मात्रा में, तो इंडिया से वो इंपोर्ट भी कर पाएंगे बिजली का, जिससे जो एनर्जी की डिमांड है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो पाएगी। वहीं पे इंडिया की बात करें कि इंडिया को क्या पड़ी है, हमारे पास तो बहुत सारे वैसे भी सोर्स हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बहुत सारे सोर्सेस से हम बिजली बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया जो है एक इसमें समझिए कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया की, उसके तहत काम कर रहा है। मतलब जो हमारा नेबरहुड है वो भी हमारे साथ साथ ही विकसित हो, और अगर हमें एनर्जी चाहिए ही तो हम अपने नेबर से सबसे पहले, जो खास तौर पे नेपाल की तरह का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उससे हम इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स करें। दूसरी बात, क्लीन एनर्जी गोल भी इंडिया का है। आपको पता है ना, भारत को 2070 तक कार्बन फ्री होना है, ऐसा लक्ष्य रखा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्लीन एनर्जी चाहिए। हम फॉसिल्स जो फ्यूल हैं जैसे कोयला वगैरह से बिजली बनाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, तो उसको भी कम करना है, हमें कार्बन फुटप्रिंट भी कम करना है। तो यहाँ पे नेपाल से बिजली आएगी जो हाइड्रो पावर से के द्वारा होगी, तो वहाँ से क्लीन एनर्जी हमें प्राप्त होगी। ग्रिड स्टेबिलिटी भारत की अच्छी हो पाएगी, क्योंकि जब हम इस तरह के ट्रेड या पावर ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इससे होगा क्या कि कहीं पर भी अगर जो डिपेंडेंसी है, अगर हमें कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा हमारी ग्रिड में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर जो हमारा ग्रिड है कहीं से कमज़ोर पड़ रहा है, तो हमारे पास नेपाल भी है जहाँ से हम बिजली ले सकते हैं। तो ऐसा कभी आउटेज जैसी समस्याएं नहीं होंगी कि बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी, हम उतनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। फिर जो मैंने आपको कहा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, रीजनल लीडरशिप के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है कि हम अपने नेबर को साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो होगा क्या कि जो इंडिया का जो पारस्परिक संबंध है नेपाल के साथ, वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा। फिर इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है कि भारत और नेपाल बहुत समय से जो है पार्टनर हैं, और इस वजह से जो चीन का दखल है वो नेपाल के ऊपर बढ़ता जा रहा था। तो भारत को भी अपना जो एक कह सकते हैं ना प्रभाव नेपाल पे बना करके ही रखना होगा, तभी जो दो देश हैं अगर उनके बीच में मित्रता बनी रहेगी तो सही तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना अगर नेपाल जैसे देश में एंटी इंडिया जो कैंपेन वगैरह ऐसे होने लगेंगे तो भारत में भी उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस तरह की जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आपका क्या विचार है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।